अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आप लोगों को हम इस सॉल्विंग लॉ गेट प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स की सीरीज़ में इस सेकंड पार्ट की वीडियो में खुशामदीद कहते हैं। इस वीडियो में हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सब्जेक्ट को हम जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस लॉ गेट क्वेश्चन पेपर्स में आए हुए हैं उन सबको हमने इकट्ठा करके आप लोगों की आसानी के लिए ये वीडियो बना रहे हैं और इसमें हम एक एक करके इन एमसीक्यूज़ को समझेंगे और हल करेंगे। अगर आप लोगों में से किसी मेरी पिछली वीडियो जो कि सिविल प्रोसीजर कोड के ऊपर मुश्तमिल है अगर वो नहीं देखी तो आप अपने टॉप लेफ़्ट कॉर्नर पे आई बटन पे उसका लिंक आ रहा होगा, आप उसको भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को मैं पढ़ता हूँ। ये कहता है अंडर विच सेक्शन ऑफ द CRPC शुड अ पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन अरेस्ट विदाउट वारंट शैल टेक और सेंड द पर्सन अरेस्ट बिफोर अ मजिस्ट्रेट और बिफोर एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। ये कहता है कि CRPC के अंदर वो कौन सा सेक्शन है जिसके अंदर अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर किसी भी शख्स को विदाउट वारंट अरेस्ट करता है तो उसके लिए लाजमन है कि वो मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश करे और या उसको पुलिस ऑफिसर स्टेशन के सामने पेश करें। तो अभी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन नहीं पता, इसका रिलेवेंट सेक्शन आपको नहीं पता, तो इसमें ट्रिक्स यही है कि आप अंदाज़ा लगाएं, ये याद करने की कोशिश करें कि ये जो दूसरे सेक्शंस हैं ये किसे ब्लॉक करते हैं। तो अभी सेक्शन जो 62 है ये 62 करता है, ये करता है कि पुलिस टू रिपोर्ट द एप्रीहेंशन, पुलिस टू रिपोर्ट द एप्रीहेंशन कि भाई अगर किसी शख्स को एप्रीहेंड किया है यानी अरेस्ट किया है तो उसकी रिपोर्ट करनी पड़ती है। सेक्शन 59 जो है इसमें वो कहता है अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन, तो भी इसमें कोई प्राइवेट पर्सन की बात नहीं हो रही। सेक्शन 61 इसमें कहता है कि पर्सन अरेस्टेड नॉट टू बी डिटेन मोर देन 24 आवर्स, यानी ये भी इससे रिलेवेंट नहीं है। अब आ गया आखिरी सेक्शन, सेक्शन 60, यानी सेक्शन 60 में जो है पर्सन अरेस्टेड बाय अ पुलिस ऑफिसर may be taken before the magistrate और पुलिस ऑफिसर इन चार्ज, इसीलिए जो इसका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इस पे क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, कहता है कि टू विच कोर्ट शैल अ पर्सन हु हैज़ इंटरेस्टेड इन अ बुक इन रिस्पेक्ट ऑफ विच इन द ऑर्डर ऑफ फॉरफीचर हैज़ बीन मेड अंडर सेक्शन 99A और CRPC अप्लाई टू सेट असाइड सच एन ऑर्डर। ये कहता है कि अगर किसी शख्स की कोई भी बुक्स वगैरह न्यूज़पेपर मैगज़ीन्स या जो भी वो अपने बुक्स की सीरीज़ में अगर वो कोई छापता है, अगर वो उसकी बुक्स की सीरीज़ अगर कहीं भी वो फॉरफीट हो गई है यानी कोर्ट ने उसको ज़ब्त कर दिया है कहीं भी, तो वो किस कोर्ट में अप्लाई करेगा उस ऑर्डर को सेट असाइड करने के लिए, किस कोर्ट में वो अप्लाई करेगा उस ऑर्डर को सेट असाइड करने के लिए कि यानी उसकी जो ज़ब्त की हुई जो बुक्स हैं उसको आज़ाद किया जाए और वो उनको वापसी पब्लिक में सर्कुलेट किया जाए। तो ये जो सेक्शन है दरअसल सेक्शन 99A में ये फॉरफिट होती हैं और जो सेट असाइड का ऑर्डर होता है वो सेक्शन है 99B CRPC और उसमें जो हम लिखा हुआ है कि किस कोर्ट में हम अप्लाई करेंगे, तो ये है ऑप्शन बी यहाँ राइट है कि हम हाई कोर्ट में अप्लाई करेंगे। और इसको ज़्यादा समझने के लिए ये भी है कि जो ये सेक्शन 99A है ना यहाँ क्वेश्चन में जो दिया गया है इसमें ये समझेंगे कि ये फॉरफिट का ऑर्डर करता कौन है। तो फॉरफिट का ऑर्डर जो है वो हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास ये पावर होता है कि वो कोई भी बुक्स मैगज़ीन्स जिसमें कोई भी इश्तियाल अंगेज़ी ग्रुप के मतलब कि नफ़रत अंगेज़ी ऐसा कोई कंटेंट वगैरह है और गवर्नमेंट को लगता है तो वो ऐसी कोई भी बुक्स मैगज़ीन को फॉरफिट कर देगी। और अगर कोई शख्स समझता है कि मेरी बुक में और वो उस बुक में मैगज़ीन में इंटरेस्टेड है और वो चाहता है कि नहीं भाई इसको फॉरफिट नहीं होना चाहिए, इसको पब्लिक में सर्कुलेट होना चाहिए, तो वो सेक्शन 99B में अप्लाई करता है हाई कोर्ट को कि भाई इसको ये जो फॉरफीचर का ऑर्डर है इसको सेट असाइड कर दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है अंडर विच सेक्शन द CRPC कैन अ मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास रिक्वायर अ हैबिचुअल रॉबर, हाउस ब्रेकर, thief or forger within the jurisdiction to execute a bond with sureties for his good behavior for a period of 3 years। ये कहता है कि कोई भी मजिस्ट्रेट किसी भी हैबिचुअल रॉबर, हाउस ब्रेकर, थीफ
या फॉर्जर को, जो उसकी अपनी जुरिडिक्शन में है, उससे वो बॉन्ड ले सकता है कि भाई सही से बिहेव करो, कोई ऑफेंस वगैरह नहीं करना वगैरह वगैरह। 3 साल तक ऐसे शख्स से वो श्योरिटी ले सकता है। तो वो किस सेक्शन में ले सकता है, तो वो सेक्शन यहाँ पे है ऑप्शन सी 110 में वो उससे ले सकता है। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व किया कि अगर फॉर एग्जांपल आपको 110 डायरेक्टली नहीं याद नहीं पता, तो आप 19 और 111, जैसे 111 है यहाँ पे, अब 111 बुक में है ही नहीं और ये ओमिटेड हो गया है। तो आपको अगर ये भी याद है कि 111 तो है ही नहीं, ओमिटेड हो गया, तो ये भी आपके माइंड में एक ये समझें कि एक ट्रिक है, ये एक टिप है आपके लिए कि आप ऐसे ही उन ऑप्शंस को माइनस करते जाते हैं कंपटीशन से, भाई इसको हटा दें, इसको हटा दें, जो फाइनली जो बचते हैं, जिनके ऊपर आपको ज़्यादा डाउट है, तो उसके ऊपर आप ज़्यादा अपना माइंड लगाइए। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये कहता है अंडर सेक्शन 412 ऑफ CRPC नो अपील कैन बी मेड बाय एन अक्यूज पर्सन इफ ही प्लीड्स गिल्टी एंड हैज़ बीन कन्विक्टेड बाय हाई कोर्ट ऑन द प्ली एक्सेप्ट एज टू। ये कहता है सेक्शन 412 में दिया गया है कि भाई कोई भी शख्स अगर वो कोर्ट के सामने प्लीड गिल्टी करता है, यानी वो कहता है कि मान लेता है कोर्ट को कि हाँ मैं गिल्टी हूँ, ये ऑफेंस मैंने किया है, तो ऐसी ऐसी प्लीड गिल्टी करने के बाद वो कोई भी अपील फाइल नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड है एक्सेप्ट एज टू, लेकिन यानी वो किस चीज़ के ऊपर फिर भी वो अपील जो है वो फाइल कर सकता है। तो यहाँ पे सेक्शन 412 में हमारे पास दिए गए हैं ऐसे ही, ये जो सेम लैंग्वेज यहाँ लिखी हुई है क्वेश्चन नंबर 4 में, यही सेक्शन 412 में लिखा हुआ है, वहाँ पे भी एक्सेप्ट देकर फिर उन्होंने 2 एक्सेप्शंस दी हुई हैं, यानी 2 ग्राउंड हमें दिए हुए हैं जिनके ऊपर हम प्लीड गिल्टी की मतलब केस में भी हम अपील फाइल कर सकते हैं। तो पहला जो ग्राउंड है यहाँ पे जो लिखा हुआ है ऑप्शन के, ऑप्शन ए लीगलिटी ऑफ द सेंटेंस, ये ऑप्शन इसका सही है। और दूसरा जो ग्राउंड है जो यहाँ मेंशन नहीं है, आपकी नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ, वो होता है एक्सटेंट ऑफ सेंटेंस। ठीक है, तो जो एक्सटेंट ऑफ सेंटेंस होता है और ये लीगलिटी ऑफ सेंटेंस, इसकी लीगलिटी ऑफ सेंटेंस फॉर एग्जांपल अगर जज साहब ने आपने प्लीड, आपके क्लाइंट के प्लीड गिल्टी कर दिया है और अभी जज साहब उसको सेंटेंस देते हैं, अगर आपको लगता है कि यार सेंटेंस की ये लीगलिटी सही नहीं है, तो फिर भी आप उसकी सेंटेंस के खिलाफ जा सकते हैं। और दूसरा ग्राउंड होता है एक्सटेंट ऑफ सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है कि मेरे क्लाइंट ने प्लीड गलती किया है तो उसको 6 महीने साल सज़ा आनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो आप जज साहब इससे ज़्यादा दे देते हैं तो आप उसको भी चैलेंज कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये कहता है दिस एक्ट में बी कॉल्ड द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एंड शैल कम इनटू फोर्स ऑन फर्स्ट डे ऑफ डैश 1898। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ, इसको, ये बहुत ही आसान है, लेकिन इसका जवाब आप लोगों ने खुद मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं। ये कहता है अंडर CRPC डैश इंक्लूड्स ऑल द प्रोसीडिंग्स अंडर दिस कोड for the collection of evidence conducted by a police officer or by any person other than a magistrate who is authorized by a magistrate in this behalf। ये कहता है कि CRPC का वो कौन सा सेक्शन है जो पुलिस ऑफिसर जब भी कोई प्रोसीडिंग्स करता है और उस प्रोसीडिंग्स में वो कोई एविडेंस कलेक्ट करता है तो उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन है चार्ज, इंक्वायरी, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स एंड इन्वेस्टिगेशन। अब आप थोड़ा सा ये सोचें कि पुलिस ऑफिसर जो है वो कभी भी चार्ज फ्रेम नहीं करता, पुलिस ऑफिसर कोई इंक्वायरी नहीं करता, पुलिस ऑफिसर कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग्स नहीं चलाता। तो लास्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन डी, पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करता है। अभी आप एक मरतबा दोबारा इसको डेफिनेशन को देखें। ये कहता है कि ऑल प्रोसीडिंग्स अंडर दिस कोड फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस कंडक्टेड बाय अ पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर जो भी एविडेंस कलेक्ट करने के लिए जो भी प्रोसीडिंग्स करता है, यानी कोई भी इन्वेस्टिगेशन करता है, तो उसको इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। अभी इसका प्रोविज़न हमारे पास क्या है, हमारे पास इसका प्रोविज़न है चार्ज, और सॉरी चार्ज नहीं, हमारा इसका प्रोविज़न है 4L। चार्ज तो ऑप्शन है यहाँ पे, 4L है हमारे पास यहाँ पर, जो कि इन्वेस्टिगेशन का प्रोविज़न है। अब क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है अ प्राइवेट person may arrest a private
अ प्राइवेट पर्सन में अरेस्ट अ पर्सन अंडर द CRPC हु इज इन व्यू कमेंट्स। अब कहता है प्राइवेट पर्सन जो है ना, यानी मैं और आप, हम लोग पुलिस ऑफिसर भी नहीं हैं और कोर्ट के जज साहिबान भी नहीं हैं, तो हम एक प्राइवेट पर्सन की डेफिनेशन में आते हैं। तो हम भी किसी शख्स को अरेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो शख्स को कब हम अरेस्ट कर सकते हैं? ऑप्शन ए है अ नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस और एनी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। किसी शख्स ने कोई नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस किया हो या वो शख्स प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो। बी है अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, सिर्फ उसने किया हो तभी अरेस्ट कर सकते हैं। अ बेलेबल ऑफेंस उसने किया हो तभी अरेस्ट कर सकते हैं। और डी है आखिरी अ नॉन बेलेबल ऑफेंस ओनली, या उसने सिर्फ और सिर्फ नॉन बेलेबल ऑफेंस ही किया हो तभी उसे अरेस्ट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, कि भाई ये तीन चीज़ें अगर उसमें हैं, यानी नॉन बेलेबल ऑफेंस भी हो, कॉग्निजेबल ऑफेंस भी हो, या वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो, तो कोई भी प्राइवेट पर्सन भी किसी शख्स को अरेस्ट कर सकता है। अब इसका जो सेक्शन है ये हम एक्चुअली ऊपर एक ऑप्शंस में डिस्कस कर आए हैं। इसका राइट जो सेक्शन है वो है सेक्शन 59। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। Under the CRPC dash means the allegation made orally or in writing to a magistrate with a view to his taking action under this code that some persons whether known or unknown has committed an offence but it does not include the report of police officer। ये कहता है CRPC के अंदर डैश मतलब कोई एलिगेशंस जो ओरली भी हो सकते हैं, राइटिंग भी हो सकते हैं, जो मैजिस्ट्रेट को दिए जाएं और मैजिस्ट्रेट से ये तवक्का की जाए कि वो इसके ऊपर एक्शन लेगा। और जो एक्शन लेगा वो कुछ ऐसे लोगों के ऊपर एक्शन लेगा जिनकी नॉलेज है हमें, जिनका नाम दिया गया है, या जो अननोन है जिनका नाम भी नहीं दिया गया और उन्होंने वैसा कुछ ऑफेंस किया है। और ये जो एलिगेशंस जो ओरली या राइटिंग में हैं, ये जो हैं बट इट डज़ नॉट इंक्लूड द रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर। ये रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर को एक्सक्लूड करके, उसको निकाल के बाकी कोई ऐसी चीज़ है जिसको कहते हैं। ऑप्शंस में आते हैं, देखते हैं। ऑप्शन 1 है FIR, बी है कंप्लेंट, सी है रिपोर्ट। अब जो रिपोर्ट है वो तो ऊपर खुद ही आप देखें यहाँ पे, बट इट डज नॉट इंक्लूड द रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर, एक्सक्लूड कर देता है, यानी सी तो पक्का पक्का नहीं है। डी है एप्लीकेशन। FIR भी नहीं है क्योंकि FIR एक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, इसीलिए FIR भी नहीं है। तो ए और सी तो निकल गए। एप्लीकेशन भी नहीं है, कोई दरख्वास्त नहीं दे रहे हम, इसमें एलिगेशन लगा रहे हैं किसी शख्स के ऊपर, इसलिए उसको हम कंप्लेंट कह सकते हैं। द राइट आंसर इज़ बी। सो अब बी का जो प्रोविज़न है हमारे पास किताब में वो है सेक्शन 4 और क्लॉज एच, वहाँ पे ये कंप्लेंट जो है हमारे पास डिफाइन की गई है। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। ये कहता है गिव योर लीगल ओपिनियंस एज पर द प्रोविजन ऑफ CRPC व्हेन जजेस कंप्राइजिंग द कोर्ट ऑफ अपील आर इक्वली डिवाइडेड इन ओपिनियन रिगार्डिंग अ क्रिमिनल केस। ये कहता है आपका लीगल ओपिनियन हमें बताइए कि आपके लीगल ओपिनियन के तहत अगर का प्रोविज़न कोई और CRPC का प्रोविज़न के तहत कि जब जजेस कोई भी केस सुन रहे हैं कोर्ट ऑफ अपील में और वो दो जजेस हों, डिविजनल बेंच हो, और उन दोनों का ओपिनियन आपस में डिफ़र करता हो, ठीक है, यानी एक जज कहता है कि फॉर एग्जांपल अक्यूज को एक्विट कर दो, दूसरा कहता है कि नहीं भाई इसको कन्विक्ट कर दो, ठीक है, तो दोनों डिफ़र हो गए, यानी एक उनका ओपिनियन चेंज हो गया। तो अब वो क्या करेंगे उस क्रिमिनल केस में? ऑप्शन है इट शैल बी अपील टू हाई कोर्ट, तो उसकी अपील होगी हाई कोर्ट में। बी है अ डिसीजन ऑफ सीनियर जज शैल प्रिवेल, यानी आप उसको सीनियर जज के सामने भेजेंगे और वो सीनियर जज जो भी डिसीजन देगा वो ही प्रिवेल होगा। सी है द फ्रेश ट्रायल शुड बी हेल्ड, या तो दोबारा से स्टार्ट से उसको हियरिंग होगी, केस चलेगा और फ्रेश ट्रायल भी दोबारा से होगा। डी है इट शैल बी लेड बिफोर अनदर जज ऑफ द सेम कोर्ट। डी कहता है कि भाई वो सेम कोर्ट के सेम जज के पास, दूसरे जज के पास भेजा जाएगा, अब वो जो भी फैसला करे। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो है डी, कि भाई उसी सेम कोर्ट के दूसरे जज के पास भेजा जाएगा, अब वो जो भी फैसला करेगा तो उसको हम प्रिवेल समझेंगे। अब इसको हम अपने यहाँ पे जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम कहते हैं कि रेफरी जज, तो ये रेफरी जज है, लेकिन कानून में रेफरी वर्ड नहीं दिया गया, वहाँ पे लिखा हुआ है इट शैल बी लेड बिफोर अनदर जज ऑफ द सेम कोर्ट। सेम कोर्ट होगा लेकिन उन दोनों जज के अलावा कोई तीसरा जज होगा जिसके इक्वली और सेम पावर्स होंगे, सेम ओहदा होगा, सेम कोर्ट का जज होगा। अब वो जो भी डिसाइड करेगा, जो भी फैसला करेगा, इसको एक्यूट कर दो या कन्विक्ट कर दो, उसी को भी प्रिवेल समझा जाएगा। तो इसको हम कहते हैं रेफरी जज। और इसका रिलेवेंट प्रोविज़न जो हमें दिया गया है CRPC में वो है सेक्शन 429 CRPC में ये सेक्शन दिया गया है और ये प्रोविज़न दिया गया है।
सेक्शन 10 में आते हैं, ये कहता है सलमान इज continuously detained for an unbailable offense not punishable with death for a 25 months. Give your legal opinion as per the CRPC whether Salman can be granted bail. अब ये कहता है कि सलमान कंटिन्यूसली कैद में है एक नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए जिसकी जो पनिशमेंट है वो डेथ नहीं है और वो 25 महीनों से अंदर है। ये कहता है कि आप अपना लीगल ओपिनियन बताएं कि सलमान को बेल मिलनी चाहिए या नहीं, या मिलेगी या नहीं। ए है ओपिनियन है ए, ऑप्शन ए, नो इफ़ द ट्रायल इज़ डिलेड बाय हिज ओन एक्शन ऑन ओमिशन। ये कहता है कि अगर जो नहीं मिलेगी उसको, अगर उसने खुद ही वो 25 महीनों से अंदर है और ये 25 महीनों का जो डिले है अगर वो उसने खुद अपनी गलतियों से किया है तो उसको बेल नहीं मिलेगी। बी है नो इफ़ द ट्रायल डिलेड बाय द प्रोसिक्यूशन। ये कहता बेल नहीं मिलेगी अगर प्रोसिक्यूशन की तरफ से वो डिले 25 महीनों का हुआ है तो। सी है यस इफ़ द ट्रायल इज़ नॉट डिलेड बाय हिज एक्शन और ओमिशन। ये कहता है कि हाँ मिल सकती है, लेकिन अगर उस जो सलमान है उसने वो जो 25 महीनों का डिले है वो उसकी अपनी एक्शंस और गलतियों ओमिशन से नहीं हुआ है तो उसको मिल सकती है। डी है नो बिकॉज इज द डिस्क्रेशन ऑफ द कोर्ट। डी कहता है कि नहीं मिलेगी क्योंकि ये तो सोलली कोर्ट का डिस्क्रेशन है, सिर्फ और सिर्फ कोर्ट का डिस्क्रेशन है, इसीलिए हम कुछ नहीं कह सकते। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है यस, बेल उसको मिल सकती है। रीज़न क्या है कि इफ़ द ट्रायल इज़ नॉट डिलेड बाय द एक्शन और ओमिशन, कि भाई वो जो सलमान है उसकी अपने एक्शंस और ओमिशन से अगर वो ट्रायल डिले नहीं हुआ 25 मंथ्स का तो उसको बेल मिल सकती है। तो राइट ऑप्शन हो गया सी। ठीक है, अभी आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, वो रिक्वेस्ट ये है कि ये जो मैंने आपको इसमें से प्रोविज़न नहीं बताया, अब ये प्रोविज़न जो है ये आप लोग मुझे बताएंगे, प्रोविज़न मुझे बताएंगे कि भाई, और प्रोविज़न भी मुझे सिर्फ प्रोविज़न नहीं बताएंगे कि भाई ये किस प्रोविज़न में ये लिखा गया है, आप मुझे स्पेसिफिक प्रोविज़न बताएंगे। फॉर एग्जांपल कोई सेक्शन है, आप बताएंगे सर फलां सेक्शन में ये चीज़ दी गई है, कि फलां सेक्शन के भी स्पेसिफिक किस सब सेक्शन में किस क्लॉज में ये चीज़ दी गई है वो मुझे बताएंगे। और अब इसका आंसर आप, इसके प्रोविज़न का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सेक्शन 11 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है एज पर सेक्शन 99B ऑफ CRPC एनी पर्सन हेयरिंग एन इंटरेस्ट इन एनी न्यूज़ पेपर बुक और अदर डॉक्यूमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच एन ऑर्डर ऑफ अ फीचर has been made under section 99A of CRPC or any other law for the time being enforced may within 2 months from the date of such order apply to dash set aside such order। ये अभी अब हम पीछे इसको सॉल्व करके आए हैं, बस उन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है इसकी वर्डिंग आगे पीछे करके, लेकिन क्वेश्चन ऑप्शंस वही सेम है। ऊपर हमने इसको सॉल्व किया कि भाई वो जो है हाई कोर्ट में अप्लाई करेगा, उस बुक के फॉरफीचर के सेटिसाइडल को हाई कोर्ट में वो अप्लाई करेगा। तो ये हो गया। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पे। ये कहता है एज पर सेक्शन 404 ऑफ CRPC डैश शैल लाई फ्रॉम एनी जजमेंट और ऑर्डर ऑफ क्रिमिनल कोर्ट एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड बाय दिस कोर्ट और बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। ये कहता है नो प्रोसीडिंग शैल लाई, ए ऑप्शन है नो प्रोसीडिंग शैल लाई, बी है नो अपील शैल लाई, सी है नो अक्विटल शैल लाई और डी है नो कॉम्प्रोमाइज शैल लाई। अब कॉम्प्रोमाइज़ सेक्शन 404 में तो होता नहीं है। अब जो ऑप्शन डी है कॉम्प्रोमाइज़, हमारे पास हमेशा सेक्शन 345 का एक प्रोविज़न है CRPC में, उसके तहत कॉम्प्रोमाइज़ होता है, तो यानी ऑप्शन डी इज़ रॉन्ग। ऑप्शन ए जो है नो प्रोसीडिंग शैल लाई, और प्रोसीडिंग्स भी ये गलत है, ये भी नहीं है। और सी है नो अक्यूटल शैल लाई, तो अक्यूटल भी इस सेक्शन 404 में नहीं होता। अब है ये है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज़ द राइट नो अपील शैल लाई। ये किसका मतलब ये है सेक्शन 404 का कि भाई कोई भी अपील, कोई भी शख्स कहीं भी ऐसे नहीं अपना मुंह के उठाए और अपील दाखिल कर देगा। अपील सिर्फ उसी वक्त होगी और उसी प्रोविज़न में होगी जो इस कोड में, बाय दिस कोड में अगर कोई प्रोविज़न मौजूद है उसके तहत होगी, आर बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, या कोई दूसरे कानून में अपील का प्रोविज़न है तो उस प्रोविज़न के तहत आप कर सकते हैं, या इस कानून में जो प्रोविज़न है इस तहत कर सकते हैं। ऐसे ही नहीं कि ऐसे ही कुछ लिखा किया और आप कहेंगे ये अपील है और आपने फ़ाइल कर दिया। और फॉर एग्जांपल कहीं अगर अपील बार है तो फिर भी आपने उसकी अपील बना के दे दिया, तो ये नहीं। इसलिए सेक्शन 404 है स्पेसिफिकली बताता है कि भाई इस कानून में अगर कहीं जगह हमने रास्ता दिया हुआ है अपील का तो सिर्फ उसी तरीके से आप अपील फाइल कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप कहीं भी अपील फाइल नहीं कर सकते। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर
13 कहता है एज पर सेक्शन 406A of CRPC एनी पर्सन एग्रीड बाय एन ऑर्डर रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट श्योरिटीज अंडर सेक्शन 122 मे अपील अगेंस्ट सच एन ऑर्डर टू द डैश। ये कहता है अगर कोई भी शख्स है उसकी श्योरिटीज़ जो हैं वो कोर्ट ने एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर दी हैं, ऐसा कोई ऑर्डर है, तो उसके अगर वो ऑर्डर से एग्रीव्ड है तो उसकी जो अपील है वो 406A में वो अपील दाखिल कर सकता है। 406 में उसकी अपील दाखिल कर सकता है। और उसकी अपील कहाँ दाखिल करेगा? उसकी अपील दाखिल करेगा, ऑप्शन डी है, कोर्ट ऑफ सेशंस। अब ऑप्शन 1 भी आप गौर से देखें, मजिस्ट्रेट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट। आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे भी थोड़ा कंफ्यूज होंगे, वो कहेंगे कि सही जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑप्शन राइट क्यों सही नहीं है और आपने डी ही क्यों सही किया, कोर्ट ऑफ सेशंस। तो मैं आपको ये कहूँगा कि ये जो डिस्ट्रिक्ट जज और कोर्ट ऑफ सेशंस है ये दो डिफरेंट डेजिग्नेशंस हैं, पर किसी एक ही शख्स के हैं। डिस्ट्रिक्ट जज को ही हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी कहते हैं, कोर्ट ऑफ सेशंस भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन डी राइट, कोर्ट ऑफ सेशंस इसीलिए सही है क्योंकि हम जो बुक पढ़ रहे हैं ना उस बुक का नाम है दी CRPC। तो CRPC में हम उसको डिस्ट्रिक्ट जज को कोर्ट ऑफ सेशंस कहते हैं। डिस्ट्रिक्ट जज, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो CPC की नहीं देखी, अगर उसको अभी दोबारा आप खोल के उसको देखेंगे तो वहाँ पे जब भी डिस्ट्रिक्ट जज आ रहा होगा तो हमने डिस्ट्रिक्ट जज ही कहा होगा क्योंकि CPC में उस डेजिग्नेशन को, उस जज को हम डिस्ट्रिक्ट जज कहते हैं और CRPC में हम कोर्ट ऑफ सेशंस कहते हैं। ऊपर लेफ़्ट कॉर्नर में, टॉप ऑफ द लेफ़्ट कॉर्नर में आई बटन में मेरे प्रीवियस वीडियो का लिंक आ रहा होगा, अगर आप उसको चेकआउट करना चाहते हैं और इस डिफरेंस को खुद ही देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर है डी, कोर्ट ऑफ सेशंस। अब क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। ये कहता है एज पर सेक्शन 410 ऑफ द CRPC एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑन ट्रायल हेल्ड बाय द सेशंस कोर्ट और एडिशनल सेशन जज में अपील टू डैश। जब भी कोई सेशन जज या एडिशनल सेशन जज कोई भी किसी शख्स को कन्विक्ट करता है तो उसकी जो सज़ा है, उसकी जो अपील है, वो अपील ऑब्वियसली अपील किसी हायर कोर्ट में ही जाती है। तो सेशन जज के बाद जो हायर कोर्ट है वो हमारे पास है हाई कोर्ट। द ऑप्शन सी इज़ द राइट। तो सेक्शन 410 में दिया गया है, सेक्शन 410 CRPC में दिया गया है कि भाई कोई भी शख्स अगर कोई भी सेशन कोर्ट या एडिशनल सेशन कोर्ट में कन्विक्ट होता है तो उसको हाई कोर्ट ही जाना पड़ता है। अब यहाँ पे देखें वर्ड बीच में आ रहा है और एन एडिशनल सेशन जज, कोर्ट ऑफ सेशंस भी है और एडिशनल सेशन जज भी है। तो आप कहेंगे कि सर एडिशनल सेशन जज तो छोटा होता है सेशन जज से, तो क्यों नहीं हम एडिशनल सेशन जज की अपील सेशन जज में क्यों नहीं की? तो आपके जहन में अभी ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो है अपील है, जो ये और एन लिखा हुआ है और एडिशनल सेशन जज की जो अगर वो सुनता है तो उसके कन्विक्टल के ऑर्डर के ख़िलाफ़ हमने सेशन जज के पास क्यों नहीं अपील की और डायरेक्ट हम हाई कोर्ट क्यों चले गए? तो ये मैं एक बात यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो एडिशनल सेशन जज होता है और सेशन जज होता है ये इक्वल इन पावर्स होते हैं। जुडिशल पावर्स दोनों के सेम होते हैं, लेकिन सेशन जज के पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर कुछ ज़्यादा होते हैं और इसीलिए वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का। और जो एडिशनल सेशन जज है वो जुडिशल पावर्स उसके सेम ही होते हैं और ये एक जुडिशल पावर है किसी को कन्विक्ट करना, इसीलिए वो अगर पावर सेम है तो हम हाई कोर्ट ही जाएंगे। अब दी एंड हो गया। तो आज तक के लिए इस CRPC के वीडियो के लिए यहाँ तक हमारी एंड होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल टू इनकरेज फॉर मेकिंग सच एन एकेडमिक कंटेंट फॉर यू गाइज। थैंक्स फॉर वाचिंग कानून एडवोकेट्स। प्लीज़ मेरी वीडियो को वॉच कीजिए, देखिए और मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दूसरे किसी सब्जेक्ट पे आपको लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊँगा। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।